गुड इवनिंग। आज आइए, आज हम लोग देखते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ओशन करंट, महासागरीय जलधारा, जिसका 2 पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने ओशन करंट का जो कंसेप्चुअल पार्ट था उसको मैंने डिस्कस किया था। अब आज हम लोग देखते हैं जो मैप बेस्ड पार्ट है ओशन करंट का, जहाँ कौन सी जलधारा कहाँ चलती है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं जो ओशन करंट का आपका मैप बेस्ड पार्ट था। तो मैं पिछले क्लास में आपको बताया था कि ओशन करंट का यहाँ पर 2 पार्ट है, एक कंसेप्चुअल पार्ट, ठीक है, और दूसरा जो है मैप बेस्ड पार्ट, जहाँ पर कौन सी जलधारा किस ओशन की है, कैसी जलधारा है, उसका नेचर क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आ जाइए। अब यहाँ पर मैंने बताया भी था आपको कि जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसका संबंध यूपीएससी के पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा था। ठीक है, प्लस यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस था। अब ये पार्ट जो मैं आज कराने जा रहा हूँ ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली यूपीएससी के मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बाकी पीटी, बीपीएससी पीटी के का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है महासागरीय जलधारा से। तो कौन सी जलधारा किस ओशन की जलधारा है, किस महासागर की जलधारा है, और उस जलधारा का नेचर क्या है, इसको हम लोग आज समझते हैं। ठीक है, तो आ जाइए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अटलांटिक महासागर की जलधारा। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर की जलधारा कौन कौन सी है इसकी बात हम लोग करते हैं। तो आ जाइए आप लोग, अटलांटिक ओशन की जलधारा, अटलांटिक तो अटलांटिक ओशन की जलधाराओं को हम लोग देखते हैं, ओशन करंट ऑफ अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए आप लोग इस मैप को देखिए ध्यान से, आपको ध्यान होगा हमने बताया था कि इक्वेटर के पास, इक्वेटर के नॉर्थ और इक्वेटर के साउथ में जलधारा चलती है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, यानी कि इक्वेटोरियल करंट, विषुवतरेखीय जलधारा। और ये जलधारा ये जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान होगा, बताए थे, यहाँ भी मान लेते हैं कि ये आपका इक्वेटर है। ये देखिए आपका ये इक्वेटर है, और मैं मार्क कर दे रहा हूँ, देखिए क्लियर आपको दिखेगा इस एटलस में भी इक्वेटर। अब ये इक्वेटर हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में एक जलधारा चलती है और एक दक्षिण में जलधारा चलती है, जिसका प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। ठीक है, तो पूर्व से जब पश्चिम की ओर जलधारा चलती है, यहाँ इक्वेटर के नॉर्थ में और इक्वेटर के साउथ में, यहाँ पर ये इसी जलधारा को कहा जाता है इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, विषुवतरेखीय जलधारा। अब इक्वेटर के नॉर्थ में जो करंट जलधारा चलती है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, और दूसरी जो साउथ में जो जलधारा चलती है उसको हम लोग कहते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। अब ये जलधारा कैसी जलधारा होगी? निश्चित तौर पे ट्रॉपिकल रीजन की जलधारा है, इसकी उत्पत्ति भी ट्रॉपिकल रीजन से हो रही है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश से हो रही है, तो ये सामान्यतः गर्म जलधारा है। ठीक है, तो यहाँ विषुवतरेखीय जलधारा जो है ये गर्म जलधारा है, पहली चीज। अब यहाँ पर इस जलधारा की उत्पत्ति क्यों हो रही है? तो आपको ध्यान होगा, बताए थे कि यहाँ पर इस जलधारा की उत्पत्ति मुख्यतः व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण होता है, ट्रेड विंड के प्रभाव के कारण होता है। और यहाँ पर ये जलधारा जब पश्चिमी तट पर आती है, यानी कि ओशन के पश्चिमी भाग में, जबकि अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका का पूर्वी तट होगा। ठीक है, तो साउथ अमेरिका के पूर्वी भाग में ये जलधारा, जब दोनों जलधाराएं आती हैं तो यहाँ पर जलस्तर में वृद्धि होती है, और इधर जलस्तर में कमी आती है। तो इस जलस्तर में कमी को पूरा करने के लिए, जो यहाँ पे जलस्तर बढ़ गया और यहाँ जलस्तर में कमी आ गई, इस जलस्तर में जो अंतर आया, इस अंतर को कंपनसेट करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ जलधारा चलती है, और इन दोनों जलधाराओं के बीच में चलती है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रति विषुवतरेखीय जलधारा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट इसको हम लोग कहते हैं, प्रति विषुवतरेखीय जलधारा कहते हैं।
अब ये जलधारा कहाँ चल रही है? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट के बीच में चल रही है और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि जहाँ इक्वेटोरियल करंट जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, वहीं पर यहाँ काउंटर इक्वेटोरियल करंट पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह भी सामान्यतः गर्म जलधारा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यही जो इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यहाँ इस क्षेत्र से टकरा करके, यानी कि ये जो ब्राजील का तट है यहाँ से टकरा करके ये नॉर्थ की ओर बढ़ती है और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में प्रवेश कर जाती है। जब गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये प्रवेश करती है यही जलधारा, तो इसी जलधारा को यहाँ आगे कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। अब देखिए यहाँ गल्फ स्ट्रीम जो है, इस गल्फ स्ट्रीम के अंतर्गत 3 जलधाराएं आती हैं, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है सामान्यतः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ये लगभग गल्फ ऑफ मैक्सिको से उत्पन्न होकर के ये जलधारा नॉर्थ की ओर जाती है और ये जलधारा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होकर के लगभग 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की ओर यूरोप का जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र है, वहां तक ये जलधारा चलती है। यानी कि इस जलधारा की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? गल्फ ऑफ मैक्सिको से, ठीक है। यही नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है ये तट से आकर के टकरा रही है और ये नॉर्थ की ओर नॉर्थवर्ड मूव करती है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में प्रवेश करती है। तो लगभग 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास गल्फ ऑफ मैक्सिको में इस ये जलधारा जब आगे बढ़ती है उसी को कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम। और ये जलधारा लगभग आपका 70 डिग्री नॉर्थ तक ये प्रवाहित होती है, इस क्षेत्र तक आती है और लगभग साउथ अमेरिका, जो आपका यूरोप है, यूरोप के पश्चिमी तट तक इस जलधारा का प्रभाव होता है। क्लियर हो गया? अब इस जलधारा के 3 पार्ट हैं, ठीक है। यहाँ गल्फ ऑफ फ्लोरिडा, जो गल्फ यहाँ पर जो फ्लोरिडा है, ठीक है, फ्लोरिडा पेनिनसुला का जो क्षेत्र है, तो इस फ्लोरिडा पेनिनसुला या फ्लोरिडा स्ट्रेट है, यहाँ पर आपको देखिएगा ये फ्लोरिडा यूएसए का ये फ्लोरिडा पेनिनसुला है और यहीं पर फ्लोरिडा स्ट्रेट है। फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है ये बेसिकली इधर अटलांटिक ओशन को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ता है। तो ये जलधारा जब ये मैक्सिको की खाड़ी से फ्लोरिडा स्ट्रेट को क्रॉस करके आगे बढ़ती है तो इसी को कहा जाता है फ्लोरिडा करंट। बिल्कुल गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम का ही पार्ट है ये। और गल्फ स्ट्रीम में 3 पार्ट हैं गल्फ स्ट्रीम के, फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो देखिए यही जलधारा जो है जब ये गल्फ ऑफ फ्लोरिडा से फ्लोरिडा स्ट्रेट से होकर के जब आगे बढ़ती है तो फ्लोरिडा स्ट्रेट से होकर के गुजरती है, तो इसी जलधारा को फ्लोरिडा करंट कहा जाता है। और इसके जब आगे बढ़ती है तो इस जलधारा को कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो आपकी जलधारा है वो है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा होगी? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का ही एक्सटेंशन है, यानी कि गर्म जलधारा होगी, वार्म करंट होगी। और ये जलधारा जो है यहाँ पर जो आपका ग्रांड बैंक न्यू फाउंडलैंड आइलैंड जो है, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड तक ये जलधारा जाती है और इसी को कहा जाता है यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम। अब यहाँ से जब जलधारा ये आगे बढ़ती है तो इसको कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। और यही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का ही एक ब्रांच है जो नॉर्वेजियन सी में प्रवेश करता है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्वेजियन करंट। तो ये तो यहाँ पे इसके गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा, इसका 3 पार्ट, यहाँ पर फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम और इधर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्लियर हो गया? तो फ्लोरिडा स्ट्रेट से होकर के जब ये जलधारा गुजरती है तो उसी को कहा जाता है फ्लोरिडा करंट। इसके बाद यहाँ से जो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है यहाँ तक इस जलधारा को गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। और न्यू फाउंडलैंड के बाद जब ये जलधारा आगे बढ़ती है उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्लियर हो गया? ये कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। अब देखिए यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम जो जाती है, क्योंकि यहाँ पर गर्म जलधारा है, अब इसके ईस्टर्न पार्ट में जो है सारगैसो सी है और इसका जो वेस्ट पार्ट है, यानी कि इस जलधारा और जो यूएसए का तट है, इसके बीच का जो जल होता है सामान्यतः ठंडा होता है और इसी को कहा जाता है यहाँ पर कोल्ड वॉल, ठीक है, शीत दीवाल। तो शीत दीवाल का संबंध किससे है? गल्फ स्ट्रीम से है। यानी कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा और इस तट, यूएसए का जो तट है, पूर्वी तट, इस पूर्वी तट और गल्फ स्ट्रीम के बीच का जो जलीय भाग है उसी को हम लोग शीत दीवाल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर
ये जलधारा जो है अत्यंत गर्म जलधारा है, इसके पूर्वी भाग में सारगैसो सी है, और यहाँ पर ये यहाँ का जो जल है ये अपेक्षाकृत ठंडा होता है, ठीक है। तो इसी कारण से इसको शीत दीवार कहा जाता है, कोल्ड वॉल कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, यहाँ पर एक ऊपर से जलधारा आती है जिसको कहते हैं हम लोग लेब्राडोर सी से होकर के आती है, इसी को कहते हैं हम लोग लेब्राडोर करंट। और लेब्राडोर करंट जो है, लेब्राडोर करंट, और लेब्राडोर करंट जो है ये ठंडी जलधारा है। देखिए ध्रुवीय प्रदेश से ये आ रही है, और ये जलधारा जो है अत्यंत ठंडी जलधारा है, और ये जलधारा आकर के इसी न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास दोनों गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। तो गल्फ स्ट्रीम और यहाँ पर आपको लेब्राडोर जो जलधारा है, ये दोनों जलधाराएं आकर के न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास मिलती हैं। इनके मिलने के कारण यहाँ पर थर्मल इन्वर्जन की स्थिति उत्पन्न होती है, तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न होती है, और तापीय विलोमता के प्रभाव के कारण यहाँ पर कुहरा बनता है, ठीक है, फॉग का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे तापीय विलोमता के कारण जब गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ पर थर्मल इन्वर्जन की स्थिति उत्पन्न होती है, और थर्मल इन्वर्जन के कारण यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन के विकास के लिए अनुकूलतम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और फाइटोप्लैंक्टन जो है ये मछलियों का भोज्य पदार्थ है, मछलियाँ इसी को खाती हैं। इसी कारण से ये क्षेत्र जो है मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड का जो छिछला जलीय भाग है, ठीक है, यानी कि जो उसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, महाद्वीपीय मग्न तट है, उसी को यहाँ पर ग्रांड बैंक कहा जाता है। और ये क्षेत्र जो है ये क्षेत्र वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। तो मछली उत्पादन के लिए ये क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण हुआ? क्योंकि एक यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ उपलब्ध है, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड का जो तटीय क्षेत्र है, जो महाद्वीपीय मग्न तट है उसको कहा जाता है, तो महाद्वीपीय मग्न तट उपलब्ध है। दूसरा, दो विपरीत स्वभाव की यहाँ जलधाराएं मिल रही हैं, तो इन दोनों विपरीत स्वभाव की जलधाराओं के मिलने के कारण यहाँ पर मछली उत्पादन के लिए अनुकूलतम, मछलियों के विकास के लिए अनुकूलतम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए ये क्षेत्र मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, जब ये आगे बढ़ती है और पश्चिमी यूरोप तक जब इसका प्रभाव होता है, तो पश्चिमी यूरोप का जो जलीय भाग है उसके तापमान को बढ़ा देती है। इसी कारण से शीत ऋतु के समय जो पश्चिमी यूरोप का तटीय क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र फ्रीज नहीं होता है, और इसी कारण से जो इसके पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह हैं पूरे वर्ष ये खुले रहते हैं। अगर इस जलधारा का प्रभाव नहीं होता तो ऐसी स्थिति में पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह जम जाते, क्योंकि पूरा वाटर बॉडी जो है शीत ऋतु के समय फ्रीज कर जाता, और जब फ्रीज कर जाता तो जलयान के लिए आवागमन करना संभव नहीं हो पाता। तो इस जलधारा के, गर्म जलधारा के प्रभाव के कारण ही पश्चिमी यूरोप के जो बंदरगाह हैं पूरे वर्ष खुले रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्षेत्र जो है फ्रीज शीत ऋतु के समय नहीं हो पाता है, जम नहीं पाता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब आप देखेंगे कि ऊपर से फिर एक जलधारा आती है यहाँ पे, इस क्षेत्र में फिर यहाँ पे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट यानी कि पछुआ पवन का प्रभाव होता है, और पछुआ पवन के प्रभाव के कारण यहाँ पर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की उत्पत्ति होती है। यही गल्फ स्ट्रीम एक इधर नॉर्वेजिया, इधर जो है आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और पछुआ पवन के प्रभाव के कारण भी यहाँ पर एक जलधारा चलती है जिसको कहते हैं हम लोग वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है। और यही वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ये आगे आकर के जब तट से टकरा करके पश्चिम की ओर जलधारा मोड़ती है, तो इसी जलधारा को यहाँ पर कहा जाता है कनारी करंट, ठीक है। अब यहाँ कनारी करंट जो है, इधर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, कनारी करंट, कनारी करंट। और कनारी करंट जो है ये कैसी जलधारा होगी? ठंडी जलधारा होगी, ठीक है। तो ये जलधारा जो है उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट से होकर के प्रवाहित होती है। तो कनारी करंट, तो ये उत्तरी अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट से होकर के ये जलधारा प्रवाहित होती है, और इसी को यहाँ पर कनारी करंट कहा जाता है। वहीं पर एक करंट आपको दिखेगा, गुयाना करंट। देखिए यहीं पर एक जलधारा, इस कनारी करंट, यहीं पे इक्वेटोरियल जो करंट है, इस करंट के पास यहाँ पर एक जलधारा चलती है जिसको कहा जाता है गुयाना करंट, गुयाना करंट। और ये करंट जो है गर्म जलधारा है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट।
गल्फ स्ट्रीम, ये सभी कैसी जलधाराएं हैं? गर्म जलधाराएं हैं। जबकि लेब्राडोर करंट जो है और कनारी करंट जो है ये कैसी जलधारा है? दोनों ठंडी जलधाराएं हैं। अब देखिए यहाँ पे किसी प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है, एक सिंपल क्वेश्चन करेगा, और यहाँ पर गिनिया करंट जो है गर्म जलधारा है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे कर सकता है, एक तो सीधे जलधारा का नाम देगा और पूछेगा किस महासागर की जलधारा है, ठीक है। उसमें भी अगर थोड़ा सा और क्वेश्चन को टफ बनाएगा तो जैसे कनारी करंट, अब कनारी करंट को लिखेगा कि कनारी करंट किस महासागर की जलधारा है, किस ओशन में चलती है। अब ऑप्शन में सिंपल अगर ऑप्शन बनाएगा तो सीधे पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, ऐसे ऑप्शन बनाएगा। थोड़ा सा टफ करेगा क्वेश्चन को तो क्वेश्चन वही रहेगा, ऑप्शन को टफ करेगा। तो अब उसमें ऑप्शन में डालेगा नॉर्थ अटलांटिक करंट, साउथ अटलांटिक करंट, सॉरी नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। तब आपको ध्यान देना होगा कि ये अटलांटिक ओशन की जलधारा है, लेकिन अटलांटिक ओशन में भी किस अटलांटिक ओशन की जलधारा है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन की जलधारा है या साउथ अटलांटिक ओशन की जलधारा है? क्लियर हो गया? अब यहां पर दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा, तीसरा जो टाइप क्वेश्चन का हो सकता है वो अगर इसके लोकेशन से है तो ये भी कर सकता है कि कनारी करंट चलती है, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, उत्तरी अफ्रीका के पूर्वी तट पर, या दक्षिणी अफ्रीका के या दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है आपसे, ठीक है। तो इसके लोकेशन को आपको हर तरीके से देखना होगा कि कहाँ चल रही है ये जलधारा, ठीक है, किस देश के तट से या किस कॉन्टिनेंट के तट से चल रही है, किस तट से चल रही है। अगर हम अटलांटिक ओशन को भी देखें तो अटलांटिक ओशन के किस भाग में चल रही है? पूर्वी भाग में चल रही है। तो ऐसे लोकेशन को आपको हर तरीके से देखना होगा। तो एक तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो लोकेशन से क्वेश्चन बनेगा। तो ओशन करंट से यहाँ दो तरह से क्वेश्चन बनता है, एक उसके लोकेशन से और एक उसके नेचर से क्वेश्चन बनता है कि किस तरह की जलधारा है, गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है। और तीसरा बनेगा तो उसकी अन्य क्या विशेषताएं हैं, अन्य कुछ इंपॉर्टेंट अगर कोई उससे फैक्ट जुड़ा हुआ है तो उससे भी संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर एक लोकेशन से क्वेश्चन हुआ, दूसरा जैसे कनारी करंट कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है, ठंडी है, या सीधे का क्वेश्चन करेगा निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है, 4 ऑप्शन देगा। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, 4 ऑप्शन देगा, या आपको मैचिंग दे सकता है, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि कौन सी जलधारा कहाँ की है, किस ओशन की जलधारा है, कहाँ चल रही है, उसका लोकेशन क्या है, दूसरा कैसी जलधारा है, उसका नेचर क्या है, गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है, और तीसरा हमको देखना होगा कि उसकी अन्य क्या विशेषता है उस जलधारा की। क्लियर हो गया? तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन की अगर हम जलधारा देखें तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इसके बाद जो है आपका यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम में 3 पार्ट हो गया, फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम, और फिर आपका इधर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, फिर इधर से आ रही है लेब्राडोर, फिर यहाँ कनारी करंट और यहाँ पर गिनिया करंट। इसके बाद अगर हम लोग आएंगे तो देखिए साउथ अटलांटिक ओशन में, तो साउथ अटलांटिक ओशन में आएंगे तो यहाँ पर देखिए जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है ये जब यहाँ पे तट से टकराती है तो यहाँ पर ये पश्चिम की ओर मुड़ती है। तो पश्चिम की ओर जो मुड़ती है तो ब्राजील के तट से जो जलधारा चलती है उसी को कहा जाता है ब्राजीलियन करंट, ब्राजीलियन करंट, ठीक है। तो ब्राजीलियन करंट जो है ये भी कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा। ये साउथ इक्वेटोरियल करंट का ही एक्सटेंशन है जो तट से टकरा करके किधर घूम गई है, पश्चिम की ओर। तो देखिए यहाँ पर साउथ इक्वेटोरियल करंट, यहाँ पर साउथ इक्वेटोरियल करंट से जब ये जलधारा आगे बढ़ रही है तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्राजीलियन करंट, और ये सामान्यतः कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी। क्लियर हुआ? तो ब्राजीलियन करंट। और देखिए यहाँ पर साउथ में आपका 60 डिग्री के पास पछुआ पवन का प्रभाव होगा, और पछुआ पवन का जब प्रभाव होगा तो यहाँ पर जो पछुआ पवन चलेगी तो इधर से जो पछुआ पवन आती है ये पछुआ पवन यहाँ से, इसी को कहते हैं हम लोग वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है। अब वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इधर चलेगी तो ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये नॉर्थ में भी चलती है, साउथ में भी चलती है, लेकिन इसका प्रभाव साउथ में ज़्यादा होता है क्योंकि पछुआ पवन जो है दक्षिणी गोलार्ध में ये ज़्यादा अत्यंत तीव्र वेग से चलती है, और इसी पछुआ पवन को 40 डिग्री पर गरजती चालीसा और 60 डिग्री पर इसको चीखती साठा कहा जाता है। तो इस पछुआ पवन के प्रभाव के कारण अत्यंत, चूंकि ये प्रचंड वेग से चलती है, इसीलिए ये जल को प्रवाहित करके ले जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और इसी को हम लोग वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं। अब इस वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है
ये यहाँ पर जो इसका पश्चिमी भाग है, दक्षिणी जो भाग है साउथ अमेरिका का, इसके केप हॉर्न जो है यहाँ पर, इसका जो दक्षिणी भाग है, इसके दक्षिणी भाग से टकराती है, ठीक है, केप हॉर्न, और केप हॉर्न से टकरा करके एक इसकी जलधारा जो है ऊपर जाती है, इधर नीचे से ऊपर की ओर, और नीचे से ऊपर की ओर यानी कि जो अर्जेंटीना के तट से जो जलधारा चलती है उसको कहा जाता है फॉकलैंड करंट। फॉकलैंड करंट। फॉकलैंड करंट। और फॉकलैंड करंट जो होगी ये कैसी जलधारा होगी? कोल्ड करंट होगी, क्योंकि ये किधर से आ रही है? पोलर रीजन से, ध्रुवीय प्रदेश से आ रही है। तो फॉकलैंड करंट, और फॉकलैंड करंट जो है यहाँ पर ये ठंडी जलधारा है। क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, यही वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से यहाँ पर एक जलधारा इधर नॉर्थ की ओर चलती है, और नॉर्थ की ओर जो जलधारा चलती है वो साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट, तो साउथ अफ्रीका के पश्चिमी तट से होकर के चलती है, और उसको कहा जाता है बेंगुएला करंट। ठीक है, बेंगुएला करंट। और बेंगुएला करंट जो है ये कैसी जलधारा होगी? ठंडी जलधारा होगी। तो नीचे से ऊपर की ओर जो जलधारा चलती है इसी को यहाँ पर कहा जाता है बेंगुएला करंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पश्चिमी तट से जो साउथ अफ्रीका के पश्चिमी तट से यहाँ पर जलधारा चलती है, और इसी जलधारा को हम लोग बेंगुएला करंट कहते हैं। तो ये साउथ अटलांटिक ओशन की आपकी जलधारा है। साउथ अटलांटिक ओशन की जलधारा में साउथ इक्वेटोरियल करंट गर्म जलधारा, ब्राजीलियन करंट गर्म जलधारा जो ब्राजील के तट से चल रही है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ठंडी, फॉकलैंड ठंडी, और बेंगुएला जलधारा कैसी हो गई? ठंडी जलधारा हो गई। क्लियर हो गया? तो ये आपकी जो जलधाराएं हैं, ये सभी जलधाराएं कैसी हैं? ये सभी नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक की जलधाराएं हैं। क्लियर हो गया? अब आ जाइए हम लोग देखते हैं पैसिफिक ओशन की जलधारा, प्रशांत महासागर की जलधारा। ठीक है, तो ये था आपका अटलांटिक ओशन की जलधारा। नेक्स्ट जो जलधारा है वो है आपकी पैसिफिक ओशन की जलधारा, प्रशांत महासागर की जलधारा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रशांत महासागर की जलधारा को। ठीक है, अब देखिए आ जाइए आप लोग प्रशांत महासागर की जलधारा। अब प्रशांत महासागर की जलधारा में आप आएंगे तो देखिए प्रशांत महासागर में भी, पैसिफिक ओशन में भी, यहाँ पर इक्वेटर के पास जो जलधारा चलती है उसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। यहाँ भी चलेगी, देखिए यहाँ पर भी, और यहाँ साउथ में भी। इसी तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इक्वेटोरियल करंट जो है यहाँ भी चलेगी, इस हिस्से में भी। ठीक है, अब यहाँ पर जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट। यहाँ पर जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है, ये जब आगे बढ़ती है तट से टकराती है, और तट से टकरा करके जब आगे बढ़ती है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्यूरोसियो करंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट, और बीच में जो जलधारा चलती है उसको कहा जाता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो ये दोनों जलधाराएं कैसी होंगी? तीनों आप कह सकते हैं कैसी जलधाराएं होंगी? गर्म जलधाराएं होंगी। और यहाँ से जब ये जलधारा आगे बढ़ती है, इक्वेटर से इस पार्ट में जब आगे ये जलधारा चलती है, तो इसी जलधारा को कहा जाता है क्यूरोसियो, यानी कि जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का ही एक्सटेंशन है, इसी एक्सटेंशन को हम लोग कहते हैं क्यूरोसियो करंट। ठीक है, अब एक मिनट रुकिए, मिटाते हैं हम लोग, देखते हैं अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन की जलधारा थी, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब आते हैं हम लोग देखते हैं पैसिफिक ओशन की जलधारा, लिखते हैं। देखिए आ जाइए, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर की जलधारा। अब प्रशांत महासागर की जलधारा में पहली जलधारा यहाँ भी हो गई नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, और इसी तरह से फिर आपका सेकंड जो हो गया साउथ इक्वेटोरियल करंट, और तीसरी हो गई जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, और प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। अब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है उसी का एक्सटेंशन जो है उसी को कहा जाता है क्यूरोसियो करंट। क्यूरोसियो करंट। और क्यूरोसियो करंट जो है ये भी कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा होगी। ठीक है, तो क्यूरोसियो करंट
तो क्यूरोसियो जो है, देखिए अब यहाँ पे क्यूरोसियो सिस्टम जो है, जिस तरह से आपका गल्फ स्ट्रीम है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, उसी तरह से यहाँ नॉर्थ पैसिफिक ओशन में क्यूरोसियो सिस्टम है या क्यूरोसियो करंट है। और इस क्यूरोसियो करंट के अंतर्गत यहाँ पर 5 जलधाराएं हैं, जिसमें पहली जो जलधारा है उसको कहा जाता है क्यूरोसियो करंट, ठीक है, क्यूरोसियो करंट। इसके बाद क्यूरोसियो एक्सटेंशन, क्यूरोसियो एक्सटेंशन का मतलब कि ये जापान आइलैंड से जब आगे बढ़ती है तो क्यूरोसियो एक्सटेंशन। और एक जो है नॉर्थ पैसिफिक करंट, तो यही जब आगे बढ़ती है और इधर ये जब जलधारा चलती है तो इसी को कहा जाता है नॉर्थ पैसिफिक करंट। और नॉर्थ पैसिफिक करंट जो है ये नॉर्थ पैसिफिक करंट, और इसी में एक जलधारा चलती है जिसको कहा जाता है सुसीमा करंट, ठीक है। तो एक जलधारा जो चलती है उसको हम लोग यहाँ कहते हैं सुसीमा करंट, ठीक है। और सुसीमा करंट के बाद जब आगे देखेंगे, यानी कि लगभग 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास क्यूरोसियो की एक शाखा जो है अलग होकर के जापान सागर में चली जाती है, ठीक है, जापान सी में चली जाती है। और जापान सी में जो जाती है और जापान सी के पश्चिमी तट से होकर के प्रवाहित होती है, यानी कि ये जापान सी में जब यहाँ पे प्रवेश करती है इसका जो एक शाखा, तो ये ईस्ट में चल रही है क्यूरोसियो करंट नीचे, और यहाँ पर जो जापान सी में प्रवेश कर रही है, तो जापान सागर में जब प्रवेश करती है उसी को वहाँ पर सुसीमा करंट कहा जाता है। ये भी गर्म जलधारा है, ठीक है। और एक जलधारा यहाँ पर चलती है जिसको कहा जाता है काउंटर क्यूरोसियो करंट। तो काउंटर क्यूरोसियो करंट जो है ये हवाईयन आइलैंड तथा अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका का तट है, इसके मध्य ये जलधारा चलती है। और इसके मध्य जो है ये जलधारा चक्राकार रूप बनाती है, ठीक है, साइक्लिक मूवमेंट करती है, जिसको यहाँ पर काउंटर क्यूरोसियो करंट कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर 5 जलधाराएं चलती हैं, जिसमें क्यूरोसियो करंट और उसी का एक्सटेंशन, जिसको क्यूरोसियो एक्सटेंशन कहा जाता है, ठीक है। क्यूरोसियो सिस्टम की जो जलधाराएं हैं, तो क्यूरोसियो सिस्टम की 5 जलधारा, जिसमें पहला क्यूरोसियो करंट, ठीक है, दूसरा क्यूरोसियो एक्सटेंशन, तीसरा जो है यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक करंट, यानी कि ये जलधारा इधर आगे जब बढ़ती है ईस्ट की ओर मुड़ जाती है, तो इसी को कहा जाता है नॉर्थ पैसिफिक करंट। और नॉर्थ पैसिफिक करंट के बाद, नॉर्थ पैसिफिक करंट के बाद जो जलधारा चलती है उसको हम लोग कहते हैं सुसीमा करंट। सुसीमा करंट जो है, यानी कि यही जो क्यूरोसियो करंट है, यही जापान सी में प्रवेश कर जाती है, यानी कि जापान जो है इस जापान के पश्चिमी तट के सहारे होकर के चलती है, उसी को सुसीमा करंट कहा जाता है। और इसके बाद जो है उस आगे जब ये चक्राकार रूप बनाती है तो उसको कहा जाता है काउंटर क्यूरोसियो करंट। और ये सभी जलधाराएं कैसी जलधाराएं होंगी? गर्म जलधाराएं होती हैं, ठीक है। तो ये सभी जलधाराएं जो हैं यहाँ पर गर्म जलधारा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, इसके बाद जो आप आएंगे तो यहाँ पर एक जलधारा है जिसको कहा जाता है ओवासियो करंट। ओवासियो या इसी को कहते हैं क्यूराइल, ओवासियो करंट, और या इसी करंट को कहा जाता है क्यूराइल, क्यूराइल, ठीक है। तो क्यूराइल करंट, और क्यूराइल करंट जो है ये ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट से होकर के ऊपर से जो आपका ब्यूफोर्ड सी है, तो ब्यूफोर्ड सी से एक जलधारा जो आती है वो बेरिंग सी को क्रॉस करती है और बेरिंग स्ट्रेट को क्रॉस करके दक्षिण की ओर आती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये इधर से बेरिंग स्ट्रेट को क्रॉस करके ये जलधारा नीचे की ओर आती है, और ये जलधारा जब नीचे की ओर आती है तो इसी जलधारा को यहाँ पर कहा जाता है ओवासियो या क्यूराइल करंट। और ये जलधारा जो है ठंडी जलधारा है, और ये जलधारा भी आकर के जो क्यूरोसियो करंट जो है इससे जापान के पूर्वी तट के सहारे आकर के टकराती है। और यहाँ पर जापान के पूर्वी तट के सहारे जब ये जलधारा आकर के टकराती है तो इस जलधारा के टकराने के कारण जो जापान का पूर्वी तट है वहाँ पर थर्मल इन्वर्जन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण वहाँ पर एक तरफ फॉग का निर्माण होता है, जिसके कारण जलयानों के आवागमन के लिए वहाँ एडवर्स कंडीशन डेवलप हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर थर्मल इन्वर्जन के कारण फाइटोप्लैंक्टन के विकास के लिए अनुकूलतम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण से जापान का जो पूर्वी तट है वहाँ पर मछली उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मछली उद्योग जो है, फिश इंडस्ट्री जो है यहाँ उत्कृष्ट है, यानी कि काफ़ी इसका डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। और इसका कारण क्या है कि नीचे से क्यूरोसियो और ऊपर से ओवासियो जलधारा आ रही है, और दोनों जलधाराएं यहाँ आकर के मिलती हैं, और यहाँ मिलने के कारण
थर्मल इन्वर्जन की स्थिति उत्पन्न होती है, तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन का विकास होता है, जिससे मछलियों के विकास के लिए अनुकूलतम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्लियर हो गया। अब देखिए क्यूरोसियो करंट के बाद यहाँ पर ओवासियो और क्यूराइल करंट के बाद आप आएंगे तो जब आप अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे जब आप आएंगे तो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे यानी कि यूएसए के स्पेशली जब पश्चिमी तट के सहारे यहाँ आएंगे तो यहाँ पर यही जब ये जो आपका नॉर्थ पैसिफिक करंट है, ये नॉर्थ पैसिफिक करंट इधर आकर के इधर तट से टकरा के पश्चिम की ओर मुड़ती है, जिसको यहाँ पर कहा जाता है कैलिफोर्निया करंट। ठीक है, तो कैलिफोर्निया करंट जो है, कैलिफोर्निया करंट, और ये कैलिफोर्निया करंट जो है ये यूएसए के पश्चिमी तट, यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, तो इस यूएसए के पश्चिमी तट के सहारे चलती है और ये जलधारा भी ठंडी जलधारा है, कोल्ड करंट है। क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए गल्फ ऑफ अलास्का में एक यहाँ पे साइक्लिक मूवमेंट उत्पन्न होता है और यहाँ पर एक जलधारा चलती है जिस जलधारा को हम लोग कहते हैं अलास्का करंट। ठीक है, तो एक जलधारा यहाँ से इधर चलती है जिसको यहाँ पे जल स्तर में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए, उस डिफरेंस को कम करने के लिए यहाँ पर एक साइक्लिक मूवमेंट होता है, ऊपर से नीचे की ओर एक जलधारा चलती है जिसको कहा जाता है अलास्का करंट। गल्फ ऑफ अलास्का की करंट है, अलास्का तट के सहारे चलती है और ये अलास्का करंट जो है ये गर्म जलधारा है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, बहुत बार पूछा हुआ है कि अलास्का जलधारा जो है ये कैसी जलधारा है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य है कि अलास्का जलधारा जो है, अलास्का करंट जो है ये गर्म जलधारा है। आपको सामान्यतः ये समझ में आएगा कि अलास्का करंट तो गर्म ठंडी जलधारा होगी, ठीक है, क्योंकि ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र की जलधारा है, लेकिन यहाँ पर अलास्का करंट जो है गर्म जलधारा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ अलास्का करंट जो है ये एक प्रकार की गर्म जलधारा है। क्लियर हो गया। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए फिर जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया या यूएसए के पश्चिमी तट पे कैलिफोर्निया करंट चल रही है और कैलिफोर्निया करंट जो है ये कैसी जलधारा है, कैलिफोर्निया करंट सामान्यतः ठंडी जलधारा है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से आप यहाँ आएंगे तो ये जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट था ये केप हॉर्न से टकराया था, तो ये एक जलधारा इसके पूर्वी तट से और एक जलधारा यहाँ पश्चिमी तट से चलती है और इसी करंट को हम लोग पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट कहते हैं। ठीक है, पेरू करंट या इसी को हम्बोल्ट करंट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेरू या हम्बोल्ट करंट, इसी करंट को हम लोग कहते हैं और ये सामान्यतः कैसी जलधारा है, हम्बोल्ट करंट जो है, हम्बोल्ट या पेरू करंट, तो ये सामान्यतः जो है ठंडी जलधारा है। और इसी पेरू जलधारा जहाँ चल रही है यहीं पर एक जलधारा चलती है, लगभग इसका विकास 5-6 वर्षों के अंतराल पर इसकी उत्पत्ति होती है, जिसको हम लोग एल नीनो जलधारा कहते हैं। तो ये एल नीनो जलधारा भी इसी क्षेत्र में चलती है, लेकिन ये रेगुलर नहीं चलती है, ये जलधारा लगभग 5 से 6 वर्षों के अंतराल पर इस जलधारा की उत्पत्ति होती है। तो ये और इस एल नीनो जो है ये एक गर्म समुद्री जलधारा है। ठीक है, एल नीनो, और एल नीनो यहाँ पर गर्म समुद्री जलधारा है और ये जलधारा भारतीय मॉनसून को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसको हम लोग इंडियन मॉनसून में डिटेल में देखेंगे, इसलिए इसकी चर्चा हम यहाँ विशेष रूप से नहीं करेंगे। बस इतना जानिए, किसी पेरू के तटीय क्षेत्र में एक गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है, जिसका सामान्यतः उत्पत्ति 5 से 6 वर्ष के अंतराल पर इसी नवंबर-दिसंबर के समय होती है और उसका मैक्सिमम जो प्रभाव होता है जनवरी के समय होता है। और ये जलधारा यहाँ जो पेरू का तटीय क्षेत्र जो है, पेरू के तटीय क्षेत्र और साउथ ईस्ट एशिया की जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से ये भारतीय मॉनसून को प्रभावित करती है। यानी कि इस जलधारा के प्रभाव के कारण भारतीय मॉनसून यानी कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवन के द्वारा होने वाली वर्षा की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसकी चर्चा हम लोग आगे डिटेल में करेंगे कि ऐसा क्या है कि ये जलधारा भारतीय मॉनसून को प्रभावित करती है। ठीक है, तो एल नीनो करंट, और एल नीनो करंट जो है ये कैसी जलधारा हो गई, गर्म जलधारा हो गई। क्लियर हो गया। अब देखिए इसी तरह से आप आएंगे तो आपके यहाँ पर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इधर भी चलेगी, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ठीक है, और ये पूरा एक्सटेंशन इसका आगे होगा
और देखिए यहाँ पर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और इधर जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है ये ऐसे टकराती है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से और ये साउथ की ओर आती है और इसी को यहाँ पर कहा जाता है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। और ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये भी गर्म जलधारा है, ठीक है, क्योंकि साउथ इक्वेटोरियल करंट का ही ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये भी कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है, क्योंकि साउथ इक्वेटोरियल करंट का ही ये क्या है, एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर दक्षिणी प्रशांत महासागर में साउथ पैसिफिक ओशन में चलने वाली जो जलधाराएं हैं वो हो गया साउथ इक्वेटोरियल करंट, आपका ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, इधर हो गया हम्बोल्ट करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, क्लियर हो गया। और नॉर्थ में जो चलने वाली जलधाराएं हैं तो नॉर्थ में यानी कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन में जो चलने वाली जलधाराएं हैं उसमें नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के बाद आपका क्यूरोसियो करंट, क्यूरोसियो के बाद ओवासियो करंट, ओवासियो या क्यूराइल करंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कैलिफोर्निया करंट, अलास्का करंट, क्लियर हो गया। तो ये सभी जलधाराएं कहाँ की थी, नॉर्थ पैसिफिक ओशन की जलधाराएं थी। अब हम लोगों को देखना है इंडियन ओशन की जलधारा, हिंद महासागर की जलधारा, ठीक है। तो आ जाइए हम लोग देखते हैं हिंद महासागर की जलधारा, इंडियन ओशन की जलधारा, ठीक है। तो आइए इंडियन ओशन की जलधारा को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए आप लोग, इंडियन ओशन की जलधारा, हिंद महासागर की जलधाराएं। तो ये हो गया था आपका पैसिफिक ओशन की जलधारा। अब हम लोग देखते हैं इंडियन ओशन की जलधारा, इंडियन ओशन, हिंद महासागर की जलधारा, क्लियर हो गया। तो अब आ जाइए इंडियन ओशन की जलधारा में। और इंडियन ओशन की जलधारा में देखिए यहाँ पर आपको पता है, आपको बताएं भी हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर इंडियन ओशन जो है, हिंद महासागर जो है, तो हिंद महासागर में स्पेशली उत्तरी हिंद महासागर में जलधाराओं की दिशा वर्ष में 2 बार परिवर्तित होती है। एक बार ग्रीष्म ऋतु के समय यहाँ पर मानसून पवन, दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के प्रवाह के कारण यहाँ पर जलधारा की दिशा इक्वेटर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर होती है, जबकि शीत ऋतु के समय पवन जब स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर चलता है तो उस समय जलधारा की दिशा भारतीय उपमहाद्वीप से इक्वेटर, विषुवत रेखा की ओर होती है, ठीक है। तो एक जलधारा यहाँ पर चलती है शीत ऋतु के समय, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट। अब देखिए यहाँ पे साउथ में, यहाँ पर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट नहीं चलती है, लेकिन साउथ में साउथ इक्वेटोरियल करंट चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर साउथ इक्वेटोरियल करंट चलती है, लेकिन नॉर्थ में चूंकि स्थलीय भाग की अधिकता है इसलिए यहाँ पर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। तो शीत ऋतु के समय यहाँ पर एक जलधारा चलती है जिसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो जलधारा चलती है उसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट। और ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट जो है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट, और ग्रीष्म ऋतु के समय यहाँ पर जो जलधारा चलती है उसको कहा जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून करंट। यानी कि यहाँ से चूंकि जो पवन है, ठीक है, मॉनसून पवन जो है वो यहाँ पर इक्वेटर को क्रॉस करके दाहिनी ओर मुड़ती है और यहाँ पर इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। और इसी दक्षिण पश्चिम, जिसको दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवन कहा जाता है, तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवन के प्रभाव के कारण यहाँ पर जो जलधारा चलती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व यानी कि विषुवत रेखा से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलती है, और इसी को हम लोग दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवन कहते हैं। तो शीत ऋतु के समय जो जलधारा चलती है उसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट, उत्तर पूर्वी नॉर्थ, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट, ठीक है। और इसी तरह से ये शीत ऋतु के समय चलती है, और ग्रीष्म ऋतु के समय जो जलधारा चलती है उसको कहा जाता है साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम मॉनसून करंट। बेसिकली ये पवन चलती है और इसी पवन के प्रभाव के कारण यहाँ पर जल का क्षैतिज प्रवाह होता है, इसीलिए उसको यहाँ पे उसी के आधार पे इसका भी नामकरण किया गया है। क्लियर हो गया। तो ये दोनों जलधाराएं जो हैं ये कहाँ की जलधाराएं हैं, नॉर्थ इंडियन ओशन की जलधारा है, उत्तरी हिंद महासागर की जलधारा है,
ठीक है। और यहाँ पर जलधारा की दिशा जो है वर्ष में 2 बार परिवर्तित हो रही है, एक बार विषुवत रेखा से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर यानी कि जो साउथ वेस्ट मानसून करंट है, और एक बार भारतीय उपमहाद्वीप से विषुवत रेखा की ओर शीत ऋतु के समय यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट। क्लियर हो गया। इसी तरह से एक जलधारा आपको दिखेगी मोजाम्बिक करंट, ठीक है। तो जो साउथ यहाँ पर जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल से होकर के गुजरती है, और मोजाम्बिक चैनल से जब होकर के गुजरती है तो इसी जलधारा को कहा जाता है मोजाम्बिक करंट, ठीक है। और मोजाम्बिक करंट जो है ये वार्म करंट है, मोजाम्बिक करंट। और मोजाम्बिक करंट जो है ये गर्म जलधारा है, वार्म करंट है, ठीक है। और ये आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट, और ये भी गर्म जलधारा होगी। क्लियर है आपको, ठीक है। इसके बाद यहीं पर एक जलधारा चलती है जिसको कहा जाता है अगुल्हास करंट, ठीक है। तो यहीं पर जो जलधारा इधर से जो जलधारा आती है मोजाम्बिक चैनल के, ये मोजाम्बिक के इधर से, ठीक है, मोजाम्बिक के ईस्टर्न पार्ट से इस जलधारा को कहा जाता है अगुल्हास। अब देखिए मोजाम्बिक चैनल में साउथ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पर जो मेडागास्कर से टकराती है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, 2 शाखा हो गई। एक शाखा जो है मोजाम्बिक चैनल से होकर के गुजर रही है जिसको मोजाम्बिक करंट कहा जा रहा है, और दूसरी मोजाम्बिक मेडागास्कर के ईस्ट से होकर के प्रवाहित हो रही है जिसको अगुल्हास करंट कहा जाता है, और ये भी गर्म जलधारा है। अगुल्हास जो है बहुत बार पूछे हुए, इसको ध्यान रखिएगा, साउथ इंडियन ओशन की जलधारा है, ठीक है, और ये गर्म जलधारा है अगुल्हास करंट। और यहां पर अगुल्हास करंट जो है ये वार्म करंट है, तो अगुल्हास करंट जो है ये गर्म जलधारा है, वार्म करंट है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये वार्म करंट है और साउथ इंडियन ओशन की जलधारा है, ठीक है। और अगुल्हास करंट के बाद यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, क्योंकि पछुआ पवन का प्रभाव है, और पछुआ पवन के प्रभाव के कारण पूरे ओशन में यानी कि अटलांटिक पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन तीनों में जल का प्रवाह होता है, जिसको हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, जिसको हम लोग वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ये आपका हो गया वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। और चूंकि इसकी उत्पत्ति ही किस कारण से हो रही है, इसकी उत्पत्ति हो रही है आपका पछुआ पवन के प्रभाव के कारण, तो ये हो गया आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो ये था आपका इंडियन ओशन की मुख्य जलधारा। तो यहाँ पर इंडियन ओशन में नॉर्थ इंडियन ओशन की कोई विशेष जलधारा नहीं है, यही नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट और साउथ वेस्ट मानसून करंट। बाकी जो जलधाराएं हैं, ठीक है, वो सभी कहाँ की हैं, साउथ इंडियन ओशन की जलधाराएं हैं। और ये था आपका मुख्य इंडियन ओशन की जलधाराएं। क्लियर हो गया। तो ये आपका इसी तरह से देखिएगा, एक इधर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जैसे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट चलती है वैसे ही वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भी इधर से जलधारा जाती है, ठीक है। और ये ठंडी जलधारा है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट साउथ इंडियन ओशन की जलधारा है, इसको भी आप लोग लिख ही लीजिएगा, ठीक है। तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये भी कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। यही वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है इससे टकरा करके आगे बढ़ती है, ठीक है। इसी का ब्रांच है जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से होकर के चलता है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में गर्म जलधारा चलती है जिसको ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहा जाता है, और इसके पश्चिमी भाग में जो जलधारा चलती है उसको कहा जाता है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है गर्म जलधारा है, जबकि वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। क्लियर हो गया। तो ये था आपका महासागरीय जलधारा। क्लियर हो गया। तो ये मैप बेस्ट, इसको आप लोग एक बार मैप से भी देखिएगा, वर्ल्ड का मैप आपके पास होगा उसमें देखिएगा। दूसरा आप लोगों के पास बुक होगा, जो भी बुक होगा उस बुक को आप लोग एक बार पढ़िएगा तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों का होगा वो होगा आपका कोरल रीफ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कोरल रीफ, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको कम से कम आप लोग लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।